डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी है। मेरे मित्र ट्रंप को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, भारत यूएस के रिश्ते होंगे मजबूत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शांति स्थिरता के लिए करेंगे काम और मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और बधाई देते हुए ये वो खास तस्वीरें भी साझा की गई हैं जो अब तक दुनिया ने देखी हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के साथ मजबूत होते रिश्ते की उम्मीद और साथ ही ये कि कैसे अब मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम होगा, शांति स्थिरता के लिए करेंगे काम। भारत यूएस के रिश्ते कैसे मजबूत होते आए हैं, ये बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री, ये दोनों के साथ की तस्वीर को लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबरें और अपडेट आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत बॉन्डिंग रही है। और जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब मोदी अमेरिका गए तो हाउडी मोदी समारोह में ट्रंप ने शिरकत की। जब ट्रंप भारत आए तो उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ, ये वो तस्वीरें अब आपके सामने हैं, जिसको देखते हुए दुनिया में इस बॉन्डिंग का, इस केमिस्ट्री का एक एक बड़ा संदेश गया। और जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त खबर सामने आ रही है, ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए मजबूत रिश्तों की तरफ जो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, उसको लेकर आपको बता दूं, मैं चर्चा करूंगी एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से ही सैफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख मेरे साथ हैं, साथ ही वॉशिंगटन से ही इस वक्त पॉलिटिकल एनालिसिस पूर्णिमा नाथ भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमारे साथ है। लेकिन इस बीच बता दूं, वॉशिंगटन में मेरे सहयोगी मनीष झा की भी मौजूदगी है, जो लगातार हमें एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को लेकर जताए गए विश्वास के बलबूते आज के इस संबोधन में बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही गई हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की ये मजबूत बॉन्डिंग को देखते हुए खबर यह कि कैसे अब आने वाले वक्त में मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। शांति स्थिरता के लिए काम करेंगे। भारत यूएस के मजबूत रिश्तों को देखते हुए ये पल कितना खास। पहला सवाल यशवंत जी, सीधे आपसे। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अब सवाल आपसे ही कर लेती हूं इस लिहाज से, क्योंकि इस दोस्ती की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं और जिस तरीके की बॉन्डिंग दोनों के बीच नजर आई है, आज वही तस्वीरें साझा करते हुए मिलकर लोगों की बेहतरी, शांति स्थिरता के लिए काम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया है और दुनिया के कुछ चुनिंदे राष्ट्राध्यक्ष में से हैं जिन्होंने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे, अगर मैं हल्के भाषा में कहूं, तो 2019 में जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम के समय ये कहा गया था कि एक बार फिर ट्रंप सरकार, तो चलिए उस समय 2020 में ना सही 2024 में एक बार फिर ट्रंप की सरकार बनी है और इस बात को ट्रंप भी समझते हैं। यही वजह है कि अपने चुनावी प्रचार के दरमियान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे उस समय यूएन की मीटिंग में भाग लेने के लिए, उस दरमियान भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो बहुत सारी बातें कहते भी रहे, काफ़ी प्रशंसा करते भी रहे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को जब 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर आए या अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद की रैली में वो शामिल हुए, या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है डोनाल्ड ट्रंप में और बाकी लोगों में क्या अंतर है। देखिए, 26 जनवरी में तो बराक ओबामा भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद फिर अलग से उन्होंने एक कार्यक्रम किया और उसमें भारत के मानवाधिकार को लेकर, अल्पसंख्यक के मामले में रवैये को लेकर भारत की आलोचना की। जबकि उस समय जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे 2019 में, ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने भारत के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। तो यही फर्क है डोनाल्ड ट्रंप में और ओबामा, बाइडेन और कमला हैरिस में, कि उन्हें पता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और अगर कोई दोस्त है तो ऐसा नहीं कि अपने लाभ, अपने हित के लिए आप उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल मनीष, जल्द आपके पास वापस लौटती हूँ, क्योंकि इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच पर अपने समर्थकों को संबोधित भी किया और ट्रंप ने क्या कहा ये जानिए। मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, अमेरिकी सेना को ताकतवर बनाऊंगा और अमेरिकी बॉर्डर सील करेंगे। अब कानूनी तरीके से ही अमेरिका आना होगा। इलॉन मस्क नए स्टार। पूर्णिमा जी,
सवाल यहां अमेरिका में इस वक्त संबोधन को लेकर करने से पहले एक वजह मैं आपसे जानना चाहूंगी। दोनों की इस दोस्ती को दुनिया के बीच किस नजर से देखा जा रहा है? अब दूसरे कार्यकाल को देखते हुए भारत के रिश्तों के लिहाज से इस दोस्ती का मतलब क्या है? ये दोस्ती मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें तक साझा की हैं बधाई देते हुए। Just 1 second. It says my camera is glitching or blur. I'm not sure, but regardless, voice is audible. I'll just continue. Thank you very much. I appreciate that. So, this particular relationship with Modi both come from the same ideology of nationalism, patriotism, and also making sure both countries are doing better for their and they're serving their own people. And that's the ideology I think aligns with at this point of time. Unless you want to abolish all the nations, 200 plus nations, including the 40. अच्छा, अगर आप लोगों को नेशन नहीं चाहिए तो सारे 200 कंट्रीज को एबॉलिश करिए और इंक्लूडिंग 57 इस्लामिक कंट्रीज को भी एबॉलिश करिए। अभी जो सिचुएशन में हमारे पास हमारा ग्लोब इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे पास 200 कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन है और सबकी अपने अपने कंट्रीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी प्रोग्रेस के लिए उनको काम करना चाहिए। That's what I think, and that's where the nationalism, the border, the security aligns, right? तो मेरे ख्याल से ये जो आइडियोलॉजी है, it will align obviously with नरेंद्र मोदी। मोदी भी चाहे। यशवंत देशमुख भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और यशवंत जी, उस आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मुख्य कारण है, दोनों के बीच एक समानता को देखते हुए। और इसको लेकर आपसे सवाल करने से पहले बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जो खुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा करते हुए बधाई दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। अब चुनाव जीतते ही ट्रंप ने जो बड़े ऐलान किए हैं, एक क्विक अपडेट और उसके बाद आपसे सवाल, क्योंकि ट्रंप ने बॉर्डर सील करने की बात कही है और अमेरिका में कानूनी तौर पर आना होगा, ये बात जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से कही गई है, क्या ये एक बहुत बड़ा संदेश पहले संबोधन के दौरान ही हम देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की इन्हीं नीतियों को देखते हुए ही जनता ने इस बार उन पर जो भरोसा जताया है, उसी लिहाज से एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो एक पब्लिक परसेप्शन बदला है, वो सबसे मुख्य कारण रहा ट्रंप की इस जीत का। और चुनाव में इसी बड़ी जीत के बाद ट्रंप के संबोधन में उन्होंने जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को धन्यवाद कहा। ये अविश्वसनीय आंदोलन था, ये भी कहा। 315 इलेक्टोरल वोट हासिल करने का दावा किया। यशवंत जी, तमाम फैक्टर्स पर सुबह से हम चर्चा करते आ रहे हैं। इस वक्त एक सवाल, ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, भारत और मोदी, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ में या प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से एक कनेक्ट विश्व के नेताओं के साथ में बनाने का एक उनके अंदर मादा है, उनकी प्रतिभा है। जब बराक ओबामा थे तब भी उनके साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। ट्रंप के साथ में तो अब की बार ट्रंप सरकार वाला कार्यक्रम भी उन्होंने वहां जाके कर दिया था। एक कनेक्ट है उनका, इससे कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट अगर आप कैंपेन के दौरान ट्रंप के इंटरव्यू में 2 जगह पे, एक तो बड़ा मजेदार इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नकल तक उतारी थी, एक मजाकिया लहजे में कि कैसे किसी पूर्ण सामान्य रूप से बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान से कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बोला कि मैं बात करूं क्या उन लोगों से, तो प्रधानमंत्री की मोदी की नकल उतार के उन्होंने काफी गुस्से में बोला कि नहीं, मैं इनसे निपट सकता हूं, मैं इनसे निपट लूंगा। और तारीफ में उन्होंने बोला कि ये बड़े नेता हैं जो अपने मुल्क में पॉपुलर हैं, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं और जो अपने देश के लिए काम करना चाहता है उनके साथ में मैं अच्छे से काम करना चाहता हूं। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यहां पे ये समझने की है कि जो नेता एक जनादेश लेकर के, जनादेश के अधिकार और जनादेश के साथ में, उसकी हिम्मत के साथ में आते हैं, उनके अंदर जिस तरह से आप ओलंपिक में देखते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की बात नहीं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन खिलाड़ियों के अंदर एक दूसरे के प्रति एक इज्जत का, उसी तरह नेताओं के साथ में भी होता है। जो नेता अपना एक बड़ा जनादेश जीत के आते हैं, वो जानते हैं कि जनता का उनको आदेश मिला है, जनता का विश्वास उनके साथ है, वो जनता के प्रतिनिधि है और इस नाते वो एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं।
भले ही वैचारिक रूप से वो अलग हो, लेकिन वो इस बात का सम्मान करते हैं कि ये अपने मुल्क में अच्छे से चुनाव जीत करके, लंबे से चुनाव जीत करके आया है। तो मुझे लगता है कि एक ये जो आदर और सम्मान का भाव है, एक कमराडरी है। और इतना ही नहीं, ये बात भी उतनी ही सही है कि बहुत सारे मसलों के ऊपर जो भारत के लिए जरूरी चीजें हैं जी, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की नीति है, चीन को लेकर के अमेरिका की जो नीति है, इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियां और नरेंद्र मोदी की नीतियां मेल खाती हैं। बिल्कुल। और उस नाते से मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि शायद भारत के लिए उनका दूसरा कार्यकाल ये बहुत अच्छा साबित शायद होगा। जिन चीजों पे भारत को शायद डेमोक्रेटिक सेटअप से उस तरीके की सहयोग की उम्मीद थी और नहीं मिली जी। हम अभी जानते हैं कनाडा के साथ में किस तरीके की समस्याएं हमारी चल रही हैं। चीन के साथ में हमारा परमानेंट एक दिक्कत चल ही रहा है, वहां पे चल रहा है। तो इन चीजों के ऊपर जिस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, वो देखिए दो सरकारों, दो मुल्कों का कोऑर्डिनेशन होता है, वो एक अलग चीज है। Exactly. लेकिन जब दो मुल्क के दो बड़े नेता जो उच्चतम पद पे बैठे हैं, उनके बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री होती है, तो वो कोऑर्डिनेशन अलग ही तरीके से काम करता है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती है तो बुरी तरह से बिगड़ भी जाता है। दोनों चीजें होती हैं। बिल्कुल, हम तो फोटो ऑप की बात करते हैं, उन तस्वीरों को रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पीछे की वो बॉन्डिंग व्यक्तिगत तौर पर भी अगर देखें तो नीतियों के तौर पर भी सामने आती है जब आप उन्हीं फैसलों को एग्जीक्यूट करते हैं। आती हूं सर आपके पास, लेकिन ट्रंप का अमेरिका को और मजबूत बनाने का जो वादा है उसके बारे में खबर जानिए, क्योंकि अमेरिका के लोगों से साथ आने की यहां अपील की गई है। 4 साल के मतभेदों को पीछे छोड़ दें, ये बात अब ट्रंप ने कही है। और इस बीच 2 तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इन 2 तस्वीरों में 2 खेमे हैं। पहला खेमा ट्रंप का, दूसरा खेमा कमला हैरिस का। ट्रंप के फ्लोरिडा हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल, लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं, ट्रंप को बधाई देने पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं कमला हैरिस के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में मायूसी नजर आ रही है। 10 घंटे से वहां लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे कमला अलग अलग स्टेट्स हारती गई, भीड़ भी मायूस होती रही और एक एक करके लोग यहां से जाने लगे। और इस बीच अब आपको 2024 के चुनाव किस तरीके से खास रहे और इस चुनाव में ट्रंप ने कैसे कमाल किया, नतीजों की ये 10 बड़ी बातें आपके सामने रखती हूं। उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ आपके पास आऊंगी, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये सबसे बड़ी खबर है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जीत दर्ज कर दी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के खेमे में जाहिर सी बात है सेंधमारी हुई है। स्विंग स्टेट पर काबू रखने में ट्रंप कैसे सफल रहे, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि अंतिम समय में सेलिब्रिटी सपोर्ट ट्रंप के काम आ गया और ट्रंप का प्रवासी मुद्दा पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। ट्रंप के आक्रामक बयान फ्लोटिंग वोटर्स को प्रभावित करने में भी सफल रहे और ट्रंप ने सभी सर्वे पोल्स की भविष्यवाणी को भी झूठा साबित कर दिया है। ट्रंप का मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन पूरी तरीके से सफल रहा और कमला हैरिस का लोकतंत्र खतरे में है स्लोगन फेल साबित हुआ। 131 साल में कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप। अब ट्रंप के इस कार्यकाल को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इमीडिएट तौर पर आपको लगता है नीतिगत तौर पर एक बड़ा प्रभाव डालता हुआ नजर आ सकता है? प्रोफेसर अमिताभ। देखिए सुरभि, दुनिया के सामने 2 बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। एक है जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, और दूसरा जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गजा में, इजराइल और गजा और लेबनान जो फ्रंट खुला हुआ है जी। तो ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे जहां विश्वव्यापी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मूव को देखा जाएगा, क्योंकि अब तक तो ये क्लेम यही करते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो पहली नजर दुनिया की इस पर रहेगी। भीतरी तौर पर मुझे लगता है इस बार ट्रंप थोड़ा मॉडरेट रहेंगे पिछले टर्म से, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था वो एक बहुत कॉम्बैटिव मूड में थे, चाहे वो किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलते थे या नाफ्टा टाइप जो एग्रीमेंट थे उनको तोड़ने की बात थी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि वो थोड़े मॉडरेट होंगे, क्योंकि नेटो का वरिष्ठतम सदस्य होते हुए भी उनके पास इस समय बहुत पावरफुल एक कम्युनिटी है। यूरोप इस समय बहुत सशंकित होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर यूरोप कंट्रीब्यूट नहीं करता नेटो के रखरखाव में तो रूस चाहे उस पर अटैक करे वो इंटरवीन नहीं करेंगे। तो यूरोप इस समय उसी तरह सशंकित होगा जो उनके पहले टर्म में था। अंतर यही रहेगा कि ये युद्ध का दौर है और नेटो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है।
इजराइल और गजा का जो इशू चल रहा है, या इजराइल और लेबनान या वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें ट्रंप जो है वो बाइडेन के जो उससे बहुत अंतर नहीं आएगा। हालांकि वो ज्यादा प्रो इजराइल देखे जाते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स आया था, एक पोलिंग हुई थी मैनहट्टन इंस्टीट्यूट द्वारा, उसमें ज्यादातर लोग जो इजराइल के थे वो चाहते थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने। तो वहां पर एक अंतर दिखने को मिलेगा, वैचारिक तौर पर या वक्तव्य के तौर पर ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल मैं आती हूँ जल्द आपके पास, क्योंकि अब एक और महत्वपूर्ण चर्चा करनी जरूरी है, और वो है स्विंग स्टेट में ट्रंप ने जिस तरीके से बाजी मारी है उसके बारे में, क्योंकि सातों स्विंग स्टेट ट्रंप जीत सकते हैं। अब तक 3 स्टेट ट्रंप जीत चुके हैं, 4 स्टेट में ट्रंप की बढ़त को लेकर भी खबर मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को देखते हुए इस वक्त ट्रंप की तरफ से जीत के मायने, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, यही इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है, जिस आधार पर अभी तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते आए हैं। क्योंकि अप्रवासियों को बाहर निकालने का फैसला, इसमें चीन के खिलाफ उनकी सख्ती पर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी, और नेटो से निकलने का फैसला भी संभव बताया जा रहा है। इस एस्पेक्ट से चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन को रक्षा मदद में कमी और इसको लेकर अभी तक की गई बयानबाजी के आधार पर भी नजर रहेगी, और मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए नीति में बदलाव भी संभव बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज पर असर को देखते हुए भी देखना होगा कि क्या कदम ट्रंप के इस शासन में उठाया जाता है। लेकिन इस बीच ग्राफिकली एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से युद्ध पर असर को लेकर मनीष अगला सवाल आपसे करूंगी। ट्रंप के आने से ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका लगा है, ये बात आप पिछले कई घंटों से कहते आ रहे हैं, और यूक्रेन को मिलने वाले डिफेंस बजट में भारी कटौती भी संभव है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इस चुनाव में देखने को मिला। और अमेरिका से यूक्रेन को हथियार की सप्लाई क्या बंद हो सकती है? सवाल मनीष आपसे होगा। ट्रंप की कोशिश होगी कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर पुतिन को फायदा पहुंचाए, कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप पर रूस से गठजोड़ के जिस तरीके से आरोप लग चुके हैं, अब ट्रंप का यह भी मानना है, जहां वो कहते आए हैं कि नेटो में रहकर अमेरिका अरबों डॉलर बहाता है, और ट्रंप नेटो से बाहर निकलने का क्या फैसला ले सकते हैं? साथ ही नेटो से बाहर निकलकर ट्रंप पुतिन और शी जिनपिंग की राह को क्या आसान कर देंगे? ओवर टू यू मनीष। सुरभि, वो शोले फिल्म का एक डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा रे कालिया जी। ज़ेलेंस्की को याद करते ही ये डायलॉग बार बार मेरे मन में आता है, क्योंकि आप ये देखिए कि ट्रंप कह ही चुके हैं कि मैं बनूंगा तो पहला काम करूंगा कि युद्ध खत्म कर दूंगा। ज़ेलेंस्की ने बहुत मनाने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रंप नहीं माने, और पुतिन को लेकर वो लगातार जिस तरीके से कहते आए हैं, बात करते आए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रंप पुतिन को सम्मान देते हैं, जो बाइडेन नहीं देते थे, और इसीलिए इस बात की गुंजाइश है कि ट्रंप के कहने के बाद इस युद्ध में पुतिन युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि पुतिन भी इसका इंतजार ही कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, पुतिन भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि 5 नवंबर के नतीजे का हम भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये युद्ध बंद हो, और जिसको जो पाना है वो जमीन उनकी हो जाएगी, ये वगैरह वगैरह सब होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप इस बार सच में बदले हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो स्पीच हम लोग दिखा रहे थे, उसमें कई चीजें बहुत अलग सी देखने को मिली, जो पहले नहीं देखने को मिली। इस बार ट्रंप मंच में सबके साथ अपनी जीत को शेयर करते हैं, जो ट्रंप का मूल स्वभाव नहीं रहा है। इससे पहले का जो कार्यकाल था, उसमें ट्रंप यही सोचकर चलते थे कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, और इस बार वो सबको साथ लेकर चलते हैं, बल्कि वो बीच में मेलानिया को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, एक आदमी दोबारा से अमेरिका का राष्ट्रपति बना हो, और मंच पर वो क्या कहते हैं कि इस देश में सबसे अधिक बेस्ट सेलर वाली जो बुक है वो मेरी पत्नी मेलानिया की है। तो मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो जो है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में कुछ कुछ कह रहे हैं। ये नया ट्रंप है, और उसी तरीके से वो अपने बच्चों की लिमिटेड तारीफ करते हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जेडी वेंस की काफ़ी तारीफ करते हैं, उनकी पत्नी की तारीफ करते हैं, एलन मस्क को लेकर प्रशंसा के गीत गाते ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर है कि वो अपनी इस बार टीम को लेकर चलना चाहते हैं। तो ये टीम केवल उनकी आंतरिक टीम नहीं होगी, बल्कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उनकी टीम होगी, उनके साथ भी वो बराबरी का और सम्मानजनक व्यवहार करना पीपल कनेक्ट वो बना रहे हैं, लेकिन इसी टीम के साथ क्या-क्या सरप्राइज एलिमेंट उनके इस कार्यकाल में देखने को मिलते हैं, उसी के आधार पर भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक और तस्वीर मनीष दिखा देती है, क्योंकि सियाटल में ही पुलिस और कमला समर्थकों के बीच झड़प की भी अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां देखिए कैसे साइकिल सवार पुलिस वालों से समर्थक भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच गर्मा-गर्म बहस होती रही। ये देखिए तस्वीर। कुछ देर बाद हालांकि मामला शांत हुआ। If you interfere with the police, you'll be arrested. Move away. We encourage you to film.
तो इस हालात के बीच में ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मायूसी की वो तस्वीर थी, जहां हमने देखा कि कमला हैरिस की इस हार के बाद लोग इलाके में थे ही नहीं। लेकिन अब ये तस्वीर सियाटल से सामने आ रही है, जहां पुलिस और कमला समर्थकों के बीच झड़प हुई है और इस बीच दोनों पक्षों में हुई इस बहस के बाद मामले को बताया जा रहा है कि अब शांत करा लिया गया है। लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालात को देखते हुए क्या सरप्राइज एलिमेंट होगा इस कार्यकाल में, उसमें युद्ध की नीति, युद्ध पर असर को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मध्य पूर्व के हालात पर भी यहां चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व के तनाव पर असर को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर शिकंजा कसने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। वो जिस तरीके से उनकी नीति ईरान के खिलाफ आई है, उस लिहाज से हम एक्सपर्ट से समझते थे कि आने वाले वक्त में क्या मध्य पूर्व को देखते हुए फैसला हो सकता है। अब इजरायल के ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने के वो समर्थक भी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है मध्य पूर्व के इस हालात को देखते हुए। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू के एक्शन का समर्थन भी वो करते रहे हैं और ट्रंप के आने के बाद अब मध्य पूर्व में इजरायल की स्थिति जाहिर सी बात है और ज्यादा मजबूत हो सकती है और इजरायल के ईरान पर संभावित हमले को क्या ट्रंप हरी झंडी दे सकते हैं, ये भी एक चर्चा के दौरान सवाल रहेगा। अब ट्रंप मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती में भी क्या कई गुना इजाफा कर लेंगे, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर। उस लिहाज से पूर्णिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस लिहाज से इस पूरे चुनाव प्रचार को भी मॉनिटर किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हुए अमेरिका का ये सहयोग जरूरी भी रहा है, लेकिन आज के इस हालात में मध्य पूर्व को देखते हुए और रशिया यूक्रेन को देखते हुए अमेरिका की ये बदलती नीति जाहिर सी बात है इस पर असर डालेगी। कि ट्रम्प सर्टेनली हैज चेंज्ड, बहुत चेंजेस आया उनमें। आपने उनका भाषण सुना है, वो ही इज टायर्ड, टायर्ड होने के बावजूद उन्होंने सबका नाम लिया है, सबको प्रशंसा किया है, व्हिच इज नाइस। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आफ्टर दिस द रियल वर्क विल स्टार्ट, बिकॉज हमारे जो कंट्री है इट्स एक्चुअली गोइंग थ्रू मैसिव प्रॉब्लम, whether it's energy independence, whether it's gas prices, whether it is नॉर्मल एक लोगों के रहने के लिए खाना, शेल्टर्स, क्लोथिंग, हमारे जो प्राइसेस जो हुआ है ना, इट्स दे हैव डेवास्टेटेड लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स, लॉट ऑफ बिजनेसेस वेंट आउट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो काम शुरू होगा। फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे में there is no better person than Trump, because he didn't come with the punitive measures जैसे लेफ्ट विंग बाइडेन, हैरिस और ओबामा काम करते हैं कि आपने काम नहीं किया तो आपका आर्म ट्विस्ट करा जाएगा। तो अभी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, अभी मोदी हो या पुतिन हो, सबके साथ बैठ के अपने दुख शेयर करेंगे और इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट गोइंग टू ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स नॉट going to be like, okay, 10 साल के बाद he's going to come up with a solution. So he's very straightforward. He's going to bring the right stakeholders. बैठेंगे, बातें करेंगे, solution develop करेंगे, उसको implement भी करेंगे। That's exactly what he has done in the past. और business की जैसा country को चलाए है, straightforward, no hanky panky। ऐसे नहीं है कि लोगों के साथ चलने के लिए उनके वो जो कहेंगे वही सुनेंगे, और deep state जो कह रहे थे वो सुन नहीं रहे थे ना। That's exactly why deep state went behind him। मैंने पूरा massive target बना दिया उनको, और उनके साथ साथ जो भी उनको सपोर्ट किया वो भी टारगेट में आ चुका है। जो भी सपोर्ट किया, लेकिन एक सपोर्ट की यहाँ पर मैं चर्चा कर लेती हूँ और वो है एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क पर भी संबोधन के दौरान ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, ये जान लीजिए। मस्क को अमेरिका का सितारा उन्होंने बताया, कहा कैरोलिना के तूफान में भी मदद की। और आपको बता दें, एलॉन मस्क फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ ही मौजूद थे। ट्रंप मस्क ने मिलकर जिस तरीके से चुनावी नतीजे देखे, उसका भी यहाँ संबोधन के दौरान उन्होंने जिक्र किया। ट्रंप ने समर्थकों के बीच मस्क की जिस तरीके से तारीफ की, वो बात भी आपने सुनी। अब इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूँ, क्योंकि एलॉन मस्क ने इस चुनाव में कैसे मस्क की मदद की है और क्यों उन्हें सितारा बताया। प्रोफेसर अमिताभ, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये तस्वीर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य रणनीतिकारों में भी एलॉन मस्क शामिल रहे हैं और जिस तरीके से ये जोड़ी हिट हुई है उस पर भी दुनिया की नजर थी। मस्क ने, आपको बता दें, यहाँ ट्रंप के चुनावी कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा फंड भी दिया है और मस्क ने जिस तरीके से स्विंग स्टेट में जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाई, उसको लेकर भी खबर समझनी जरूरी है, क्योंकि कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वो मौजूद रहे। मस्क पर हालांकि आरोप लगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एल्गोरिदम में ट्रंप
ट्रंप का फेवर करने के लिए छेड़छाड़ तक के आरोप लगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या 2028 में राष्ट्रपति चुनाव मस्त लड़ेंगे प्रोफेसर अमिताभ? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं और मस्क ने जितना पॉलिटिकल और बिजनेस रिस्क लिया है ट्रंप को सपोर्ट करके, उसको देख के यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो पर्सन टू वॉच होगा वो मस्क ही रहेंगे। और जिस तरह मस्क का मस्का लगा रहे थे ट्रंप साहब, उसको देख के भी यही लग रहा था कि आने वाले समय में उनको हो सकता है कैबिनेट में बहुत अच्छे पोजीशन मिले, जो एक्सपेक्ट कर रहा है, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है और मस्क खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया है कि किस तरह टैक्स बचाए जाएं, किस तरह से नेशनल वेल्थ ऐड किया जाए। उनका अपना एक स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, जो उन्होंने सबके सामने पेश किया था। लेकिन मस्क के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहेगा वो जेडी वांस भी रहेंगे, क्योंकि 2028 में अगर नेचुरली कोई जिसको कहा जाता है सक्सेसर के रूप में देखा जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन जेडी वांस से इस समय इलॉन मस्क बहुत पॉपुलर हैं और जिस तरह स्टार उनको बनाया है ट्रंप ने, या ट्रंप को स्टार बनाया इलॉन मस्क को, इनकी आपस की दोस्ती देख के लग रही है कि अगला जो इलेक्शन का सबसे बड़ा कैंडिडेट होगा वो इलॉन मस्क ही होंगे। लेकिन इलॉन मस्क माइंड यू एक बिजनेसमैन है। एग्जैक्टली। वो $1 मिलियन अ डे जो खर्च कर रहे थे इनके कैंपेन में इस स्विंग स्टेट्स में, उसका वो पूरा वजीफा के तौर पर उनसे लेंगे। तो आगे आने वाले समय में, और ट्रंप पे भी एलिगेशन लगे हैं कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ट्रंप टावर या अपने ट्रंप के बिजनेस एस्टेट को प्रमोट किया था। आने वाले में यही चार्जेस इलॉन मस्क पे भी लगेंगे। लेकिन अमेरिका जैसा स्टेट है, यहाँ ये सब चीज टॉलरेटेड रहेगा। एग्जैक्टली। फिलहाल जो सारा दारोमदार इस समय ट्रंप की जीत का है वो ट्रंप का स्वयं का है, क्योंकि उन्होंने डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटी इस इलेक्शन को जीता है। इनके खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं जो अभी भी कोर्ट में प्रूव करना है, इनको स्कॉट फ्री अभी कोर्ट ने किया नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें होंगी जो हम वॉच करेंगे। लेकिन जिस तरह से इनका कमबैक हुआ है वो हिस्टोरिक है। जीत के हम बाद सबको ये लीगल मानना होगा इम्प्लीकेशंस पर भी फिलहाल अभी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त सुर्खियां हैं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, और खबर यही है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ, मैं युद्ध रोकने आया हूं, हमने ISIS को भी हराया है। मनीष, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी। बात अगर युद्ध की हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से युद्ध पर असर की भी इंफॉर्मेशन वॉल पर चर्चा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध के क्षेत्र में उनका जो पक्ष रहा है, उनके जो बयान सामने आए हैं, उस आधार पर मनीष से सवाल करने से पहले जानिए कैसे ईरान पर इजरायली हमले के वो पक्षधर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि 2015 में ईरान के परमाणु समझौते से यूएस को अलग भी किया और यूक्रेन को अमेरिकी मदद की आलोचना भी की गई है। हालांकि नेटो से अलग होने के सबसे बड़े समर्थक जिस तरीके से वो रहे हैं, फैसले के तौर पर भी इसका असर देखने को क्या मिलेगा आने वाले वक्त पर, इस पर नजर रहेगी। इजरायल को मजबूत करने के वो समर्थक रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते वो इजरायल को और ज्यादा मजबूत करते हैं तो क्या अगला कदम हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन युद्ध रुक सकता है, युद्ध रुकवा कर रहूंगा। मेरे कार्यकाल में इससे पहले कभी भी युद्ध नहीं हुआ। अब अगर ये संभव होता हुआ नजर आएगा तो कैसे? मनीष, यही एक सबसे बड़ा सवाल। देखिए, इतिहास में अगर आप देखें तो सीनियर बुश ने 90 के दशक में इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग शुरू किया। उनके बेटे जूनियर बुश ने अफगानिस्तान के खिलाफ जब 9/11 हुआ तब जंग शुरू किया था। क्लिंटन के समय में युगोस्लाविया कोसोवो मामले में हमने जंग होते हुए देखा। बराक ओबामा के समय में सीरिया या लीबिया के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो हमने देखा। और बाइडेन के समय में तो खैर हालत ऐसी हो गई थी कि एक बार दुनिया खत्म होने की नौबत आई गई थी, जब लगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़कर सीधे रूस और नाटो का युद्ध ना हो जाए और तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इस बीच में सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं इस पूरी परंपरा में जिन्होंने कोई नया मोर्चा नहीं खोला। हाँ, ये बात वो कह सकते हैं कि वो चाहते तो अपने समय में ही वो अफगानिस्तान से सेना को वापस ला सकते थे, बल्कि जब अफगानिस्तान से सेना जिस तरह से भागी, अमेरिकी सेना भागी, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बाइडेन की आलोचना करते रहे कि नाक कटवा दी है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो जरूर कि नोबेल का शांति पुरस्कार उनको मिल जाए और वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करा दें। और चूंकि उस युद्ध को खत्म कराने के लिए पुतिन तैयार ही बैठे हुए हैं, और ऐसे में करना क्या है, दूध में से मक्खी की तरह से जेलेंस्की को बाहर निकालना है और फिर हो गई शांति, और फिर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप गले मिल जाएंगे और फिर जेलेंस्की जैसे आप कह सकते हैं कि पौन की जो स्थिति होती है वही होगी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा है? तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए एक और किरदार बैठा हुआ है।
इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लगातार वो संपर्क में थे, पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद। नेतन्याहू को बाइडेन काफी दबाव बनाए रखते थे, नियंत्रण बनाए रखते थे, लेकिन उन्होंने सह दी कि तुम आगे बढ़ो, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आपको कह सकता हूं, मुझे जैसा लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले व्हाइट हाउस में आपको सिचुएशन रूम में बैठे दिखाई देंगे। इस बीच में इतना युद्ध हो जाएगा कि परंपरा के मुताबिक उनको बुलाया जाएगा कि बताइए करना क्या है। अगर ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इस हालात को देखते हुए, मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए क्या रणनीति अपनाई जाती है ट्रंप की, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक सवाल प्रोफेसर अमिताभ आपसे, जो मैंने मनीष से बात की, अगर रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए आज की ये खबर ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हो, ताकि एक सॉल्यूशन की तरफ टेबल पर आकर नेगोशिएशंस को देखते हुए एक फैसला हो? नहीं, बिल्कुल बात नहीं होगी। जिस तरह के पॉलिटिकल माहौल से ये दोनों इलेक्शन जीत के आए हैं ट्रंप, आप देखेंगे कि इसमें बातचीत करने का कोई स्कोप नहीं है। और इसके पहले भी हमने देखा है 2020 के में जब चुनाव ये हार गए थे, मतलब जीत गए थे बाइडेन, तो उन्होंने चाइना के प्रति ट्रंप ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। उसके पहले भी 2016 में जब बराक ओबामा के बाद जब ये चुने गए थे, उस समय बराक ओबामा ने चाइना के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। तो ये सारी चीजें इसके समय भी लगी। और मनीष ने बहुत अच्छा कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू विल बी द पर्सन टू वॉच। अभी आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने योआव गलांट, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उनको हटाया, और उसकी टाइमिंग भी वैसी ही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वॉर और एग्रेसिव हो। और योआव गलांट का जो स्टैंड था, उसको देखते हुए ये भी लग रहा था कि आने वाले समय में योआव गलांट उनके बहुत बड़े कंपेटिटर बन सकते थे। और इसको इन्होंने डिस्क्रेडिट करने के लिए ऐसे समय में हटाया जबकि सारा ध्यान इस समय यूएस इलेक्शन पे था। और डोनाल्ड ट्रंप का अगर हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल इन्होंने बनाया था, जो पिछले 100 साल, पिछले 48 से जब से इजराइल बना है, ये डिमांड होता रहा है कि ईस्ट जेरूसलम को उसका कैपिटल बना जाए। और खासकर 67 के बाद जब जेरूसलम को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया इजराइल ने, उसको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने इंप्लीमेंट किया था। तो जाहिर है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप आपस में उनकी काफी अच्छी रहेगी। और जिस तरह, और ये दोनों के पॉलिटिकल सर्वाइवल, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और ईरान के प्रति ट्रंप का जितना गुस्सा है, अगर 2020 मैं यही सवाल आगे करना चाह रही थी मनीष से सर, कि अगर आज की ये बड़ी खबर ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, तो ईरान को देखते हुए कितना बड़ा झटका, और आज का ये फैसला, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा ईरान के खिलाफ ये रहे हैं, आज अगर नेतन्याहू को ऐसे में फ्री हैंड मिलता है और उसकी न्यूक्लियर तैयारी को देखते हुए सीधे उसे टारगेट किया जाता है, तो संकेत अच्छे नहीं है मनीष? देखिए, ईरान दरअसल उस रेसिस्टेंस की परंपरा का आखिरी टारगेट है, और इसलिए ईरान के खिलाफ ये जंग होगा। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में कोई जंग नहीं हुई है, तो वो रिकॉर्ड भी उनका टूट जाएगा इस कार्यकाल में। इस कार्यकाल में ये जंग होगा। बस खाली वो कहेंगे कि ये जंग मैंने नहीं किया, ये जंग तो नेतन्याहू ने किया था, और इजराइल का पार्टनर होने के नाते हमने उनका साथ दिया। लेकिन ये बात तय है कि अब अगला टारगेट ईरान ही होना है, और उसी की सारी तैयारी हो गई है। दूसरी बात देखिए, अमेरिका के तमाम हथियार कंपनी जो है, वो जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में एक किरदार के तौर पर है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाएंगे कि अगर आप यूक्रेन में युद्ध बंद करा देंगे और मध्य पूर्व में भी युद्ध बंद करा देंगे, तो हम क्या साग सब्जी बेचने लगे? हमें भी तो हथियार बेचना है, तो हमें भी तो कोई युद्ध का मोर्चा चाहिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट ज़्यादा सूट करता है, उनकी मुस्लिम विरोधी नीतियों की वजह से हो, या इजराइल के समर्थन वाली नीति की वजह से हो, या ईरान के खिलाफ गुस्से की वजह से। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अभी जो बाइडेन के कार्यकाल में जिस तरीके से मध्य पूर्व के हालात में जो डिप्लॉयमेंट्स और तैनाती की गई है मनीष, पिछले कुछ घंटों पहले तो हम इसी लिहाज से भी इस हालात की चर्चा कर रहे थे। इस बारे में आगे सवाल करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान, क्योंकि अमेरिका को फिर महान बनाऊंगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। मैं 4 साल तक आराम नहीं करूंगा।
इस बीच एक अपडेट भी आपको दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉल पर दिखा देते हैं कि अमेरिका के किस राज्य में ट्रंप भारी पड़े और किस राज्य में कमला, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से टेक्सास, मोंटाना, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, व्योमिंग के साथ साथ ओक्लाहोमा, अरकानसस और ल्यूसियाना, मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया के साथ साथ ओहायो और इंडियाना में एक जीत के साथ यहाँ पर ये कामयाबी हासिल कर पाए हैं। ये वो राज्य है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। लेकिन कमला हैरिस को लेकर भी फिलहाल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जहाँ देखिए किस तरीके से न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, मिसौरी, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और वर्मोंट के साथ साथ मैरीलैंड, डेलावेयर और न्यू जर्सी में ही कमला हैरिस फिलहाल जीत दर्ज कर पाई हैं। लेकिन इस बीच आज के इस हालात को देखते हुए चर्चा को उस लिहाज से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भारी बहुमत के साथ ये जीत हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं, एक सवाल प्रोफेसर अमिताभ ये कि अब लोगों के बीच आते ही बार बार जिस विजन का वो वादा कर रहे थे, आज के संबोधन में यही बात सुन रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि आने वाले 4 साल बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा। इन्हीं तमाम नीतियों को अगर जो बाइडेन प्रशासन की वही नीतियां लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, क्या उनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था? क्योंकि वो ऑल्टरनेट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप था इसलिए चूज किया गया है, या वाकई कोई विजन है? देखिए, अमेरिका इस समय बहुत बदहाली में गुजर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन का असर वहां के लोग तो देखते हैं। हम लोग जो 2 साल पहले गए थे और इस साल गए थे तो एक अमूमन फर्क पाते हैं कि वहां इन्फ्लेशन सचमुच है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस सचमुच है, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ जो कमला हैरिस ने जो प्रोजेक्ट लिया था, अबॉर्शन राइट्स या रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन, वो भी एक ज्वलंत मुद्दे थे। लेकिन फिलहाल इस समय अमेरिकन सिटीजन्स की अगर देखें तो एंटीपैथी टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा है, और वो कोविड के दौरान शुरू हुई थी। इसका फायदा शायद ट्रंप को भी मिला है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरह से अपना कनेक्ट इन्होंने ट्रंप ने अमेरिकी जनता के साथ किया है, वो काबिले तारीफ है। जैसे वो कहते थे कि ज़ेलेंस्की इज अ वेरी गुड सेल्समैन, एवरी टाइम ही कम्स ही टेक्स अवे $100 बिलियन फ्रॉम यूएस, यानी एक बहुत अच्छे सेल्समैन है। और जब भी अमेरिका आते हैं $100 बिलियन लेके जाते हैं, और ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो ये शायद ये सारी चीजें जो उन्होंने कही थी उनका एक सीधा संबंध उनकी जनता से था, संवाद था। लेकिन आने वाला वक्त जितने इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो कर पाएंगे कि तो पिछले बार भी इन्होंने कहा था पिछले टर्म में कि वो वॉल बनाएंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये बहुत बड़ा वोट बैंक भी था। इस बारे में हम पहले भी चर्चा करते आए हैं। अब ट्रंप के इसी दूसरे कार्यकाल को देखते हुए उनकी संभावित नीतियों का भारत पर क्या असर होगा, इस बारे में भी प्रोफेसर अमिताभ आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से भारत पर असर को देखते हुए एक सबसे बड़ा मुद्दा है वीजा। H-1B, L-1 वीजा पर बैन संभव और भारतीयों पर नकारात्मक असर को देखते हुए खबर को समझना जरूरी है। हालांकि फार्मा निर्यात को देखते हुए समझिए, जहां टैरिफ बढ़ाने से भारत पर भी इसके नकारात्मक असर को देखते हुए खबर पर चर्चा हुई है, और सप्लाई चेन को देखते हुए टैरिफ बढ़ाने से सप्लाई चेन पर असर की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा एनर्जी और ऑयल को देखते हुए ज्यादा तेल निकालने की नीति से ही भारत पर सकारात्मक असर रहा है। अब इस लिहाज से अगर मैं खबर को समझना चाहूं प्रोफेसर अमिताभ, तो आने वाले वक्त में वीजा को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पहले भी चर्चा करते आए हैं, H-1B और L-1 वीजा पर बैन संभव बताया जा रहा है। ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकते हैं दोनों को रिश्तों को देखते हुए, कि आखिर ये जो दोस्ती महज फोटो ऑप तक सीमित नहीं है, इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? देखिए, H-1B वीजा, L-1 वीजा और एक और है J-1, J-2 वीजा, इस पर बैन लगाना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। बैन पूरी तरह से लगा नहीं सकते। इसको हो सकता है क्वालिफाई करें, कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं उनको ही अलाउ करें, और जैसा एक मूव भी है। तो इस तरह से बैन लगाएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी को घाटा होगा, पहली चीज। दूसरा, इकोनॉमिक टर्म्स में आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले टर्म में भारत के प्रति एक उनका इकोनॉमिक गुस्सा था। वो कहते थे कि सारे जॉब जो हैं वो भारत में जा रहे हैं, और हार्ले डेविडसन को बेचने के लिए जो इन्होंने मुद्दा बनाया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो सबको याद है। तो ये दोस्ती तो रखेंगे, व्यक्तिगत संबंध रखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको वो बहुत पुरजोर कोशिश से ये चाहेंगे कि अमेरिका का फायदा हो। और यहाँ पर उनकी दोस्ती जो है मोदी के साथ वो कितनी रंग लाएगी वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें देख के यही लग रहा है कि इकोनॉमिकली ये एक वॉल खड़ा करना चाहते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन ने खत्म किया था, वैश्वीकरण ने खत्म किया था, चाइना और अमेरिका के संबंध में और भारत और अमेरिका के संबंध।
जी। वो वॉल फिर से वापस आएगा, टैरिफ्स जो हैं वो फिर से बढ़ाए जाएंगे। और हमने देखा भी है जी। यूरोप में खासकर चाइना के जितने भी इकोनॉमिक व्हीकल्स थे उनको इन्होंने उस पर टैरिफ लगाया है। बिल्कुल। उस तरह के टैरिफ इंडियन प्रोड्यूस पर भी अमेरिका में लग सकते हैं। और इस समय इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में है, यानी बिल्कुल। हम उनको ज्यादा बेच पाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। और इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपने संबोधनों में ये कहा था कि भारत को फायदा अमेरिका दे रहा है, तो बिल्कुल इससे साहब। ज्यादा से ज्यादा फायदा वो अमेरिका को भारत से दिलाना Understood, चाहेंगे। Professor। ये भी उनका मुद्दा रहेगा। बिल्कुल।